हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी। तो सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स का एमटीपी सॉल्यूशन मैंने सेक्शन ए बी सी तक सॉल्व किया था पिछली वीडियो के अंदर। आज मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ सेक्शन डी के साथ। ठीक है, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है आपके सामने, और इसका अब मेरे पास जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी, पूरे के पूरे। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले एक बात, मैंने शायद उसमें अपने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात लिखी है कि इसमें एक मिस्टेक हो गई है। सैलरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं आपको दिखा देता हूं, और मैंने अब इसको करेक्ट कर दिया है दोस्तों। यहां पर सैलरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यहां पर हम लोगों ने जब रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी लेते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 आएगा बच्चे, और टिफिन अलाउंस 5000 आएगा। ठीक है जी, तो वो आगे पीछे ले लिया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिखाया नहीं है। टोटलिंग सही है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है जी, तो बाकी 15% ऑफ 199500, आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गई बात। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं पहुंच गया हूं सेक्शन डी पे, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपको नजर आता है, और जिसमें सैलरी से रिलेटेड मेजरली क्वेश्चन पूछा गया। सो एक्स 47 ईयर्स की एज इज एम्प्लॉयड बाय पीक्यूआर केमिकल्स लिमिटेड चेन्नई। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आपको बेसिक सैलरी दी है, कमीशन दिया है, कमीशन फिक्स है दोस्तों 5000 रुपये महीना, डीए दिया है 8000 रुपये महीना, 3/4 इज द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग द पेंशन, बट ओनली 60% इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग द अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ना यहां पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, सर पेंशन वाला लेंगे या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो दूसरे वाले हैं वो लेंगे। देखो समझो, जो डीए का फॉर्मिंग पार्ट होता है वो हम कहां कहां लेते हैं सैलरी की कैलकुलेशंस में। हम लोग लेते हैं पेंशन में, लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। हम लेते हैं ग्रेचुटी में, हम लोग लेते हैं लीव सैलरी में, हम लोग लेते हैं बाकी के प्रोविडेंट फंड के अंदर भी लेते हैं। बट क्या हम लोग पेंशन के अंदर लेते हैं? नहीं लेते। तो डीए का वो कैलकुलेशन पेंशन के लिए कैलकुलेट नहीं होता, इसलिए 3/4 को नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? 60% वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन दूर। एचआरए दिया हुआ है 8000 रुपये महीना। ठीक है जी, टिफिन अलाउंस दिया है 6000 रुपये महीना। टिफिन अलाउंस आपको दिया है 6000 रुपये महीना। अच्छा, बट इसमें लिखा हुआ है कि ये टिफिन अलाउंस 1 मार्च 2021 से दिया गया है। ओके, ही रिजाइड्स इन रेंटेड अकोमोडेशन इन चेन्नई, रेंट बीइंग 10,000 पर मंथ। हाउएवर द एम्प्लॉयर कंपनी एक्वायर्स दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ऑन 31 जनवरी 2021 एंड द सेम हाउस इज अलॉटेड एज रेंट फ्री हाउस। तो हुआ क्या, पहले तो आप रेंट एचआरए आपको रिसीव हो रहा था 8,000 रुपये महीना। बट हुआ क्या कि उसी घर, जिस घर पे आप किराए पे रह रहे थे, जिसका आप 10,000 किराया देते थे एम्प्लॉय, वही घर को लैंडलॉर्ड ने खरीद लिया और आपको एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। और क्लियरली कह दिया गया नाउ एचआरए इज डिसकंटिन्यूड ऑन द सेम डे, मतलब 31 जनवरी से एचआरए खत्म। तो बेसिकली ध्यान से सोचा जाए तो 10 महीने के लिए एचआरए है, 2 महीने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन है। फिर से सुनो, 10 महीने के लिए एचआरए है, 2 महीने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन है। एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 5000 पर मंथ टूवर्ड्स आरपीएफ। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी तो क्या मिलती है? डिडक्शन। बट हमें यह भी पता है कि जितना आरपीएफ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सेम ही होगा, 5000 रुपये महीना यानी साल का 60,000। बट इस पे एग्जेम्पशन मिलती है अप टू 12% ऑफ द सैलरी। सैलरी का फॉर्मूला बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है जी। द पीएफ का इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट 9.5%। क्वेश्चन में 9.5% ही दिया हुआ है, और हमें पता है आरपीएफ में 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। ऊपर वाले पॉइंट में कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कंपनी की अगर हम देखें तो वहां पर भी ये लिख दिया गया इट इज नॉट मोर देन 12% ऑफ सैलरी। इसका मतलब है वो भी आपका एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। ओके सर। एक्स पेज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम द लाइफ ऑफ 2 ऑफ हिज डॉटर, द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000 ईच, सम एश्योर्ड ऑफ ईच पॉलिसी इज 95,000। नाउ देखो दोस्तों, 95,000 की अगर पॉलिसी है, सम एश्योर्ड है, तो हमें यह देखना होता है कि प्रीमियम अमाउंट कहीं ज्यादा तो नहीं, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 1/4/12 से पहले की पॉलिसी है तो कितना परसेंट अलाउड है? 20%। तो 20% ही 95,000 का कर सकते हैं। एटीसी के अंदर लिखवाते हैं बच्चे, 95,000 का 20% बनता है 19,000, और आप प्रीमियम पे कर रहे हो 10,000। तो 10,000 ये और 10,000 जो दूसरी डॉटर है, दोनों के लिए ही डिडक्शन मिल जाएगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो डॉटर है वो मैरिड है, अनमैरिड है, माइनर है या मेजर है, सबकी मिल जाती है। अदर सोर्सेज इनकम 90,000। ठीक है, एनएससी मिल जाएगा 50,000 रुपए की डिडक्शन एटीसी के अंदर। ही गेट्स अ पेंशन ऑफ 5,000 पर मंथ फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर विद हुम एक्स वाज एम्प्लॉयड टिल 2000। ठीक है जी, आपको पेंशन मिल रही है कोई पुरानी, वो भी सैलरी चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मुझे कुछ
पॉइंट्स हैं जहां पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, यानी ये एम्प्लॉय पूछ रहा है आपसे, ठीक है जी, हम आपको एडवाइस देंगे जी, बिल्कुल बैठेंगे आपके साथ। और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, एक्स वांट्स टू नो हाउ मच इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एचआरए। टैक्सेबल पोर्शन एचआरए का कितना है? सो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है एचआरए निकालने के लिए सेक्शन 10 क्लॉज 13A के अंदर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम फॉलोइंग 3 लिमिट इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड लिमिट 50% ऑफ सैलरी अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, 40% ऑफ सैलरी अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में है। तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। अब यहां पर ये जो 10% ऑफ सैलरी है, वो जो सैलरी है वो क्या होता है, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन सा, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब यहां पर आपको सबसे पहले ऑलरेडी ब्लैंक्स बना रखे हैं, आपको सॉल्व करना है, तो बेसिक पे आपने निकाल लिया। मैं कितने महीने का लूंगा बेटा, 10 महीने का लूंगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। 10 महीने का क्यों ले रहा हूं, 10 महीने का सर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 11वें महीने की शुरुआत में आपको वो एकोमोडेशन एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल गया, ठीक है। तो बेसिक पे मैं 10 महीने का लूंगा क्योंकि मेरे को एचआरए 10 महीने के लिए निकालना है, 45,000 इंटू 10, 4.5 लाख। और डीए का फॉर्मिंग पार्ट 8,000 रुपए का डीए है, 10 महीने के हिसाब से 80,000 होता है, उसका 60% 48,000 होता है, तो टोटल 4,98,000। कोई डाउट है दोस्तों? कोई डाउट नहीं है सर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आसान है। तो आपने क्या कर लिया, सैलरी निकाल लिया एचआरए के लिए। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ, 8,000 रुपए महीना एचआरए रिसीव हुआ, इंटू 10 महीने के हिसाब से 80,000 होता है, ठीक है सर। एग्जेम्पशन निकालते हैं, 3 लिमिट्स लिखेंगे, पहली एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर आप ध्यान से देखो तो रेंट दिया हुआ है 10,000 रुपए महीना, तो 10 महीने के लिए कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी में सैलरी हमने 10 महीने के लिए ले ली है 4,98,000, उसका 10% कर देंगे 49,800, तो वो आ गया। और लास्ट है 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये चेन्नई में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो तीनों में से जो सबसे कम होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है ना, तो सबसे कम आ रहा है सेकंड लिमिट जो कि आ रही है 50,200 और टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 29,800। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, समझ में आ गया, हमारा आंसर आ गया 29,800 टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एचआरए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन इसी का एक और क्वेश्चन क्या क्या है, एक्स हैज बीन एंजॉयिंग अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, ही सीक्स टू नो, कोई टैक्स इंप्लीकेशन इसके ऊपर लगती है या नहीं लगती, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल लगती है ना, कुछ भी चीज़ फ्री में होती है क्या। सो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए निकालना है, बट मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये बात बताई कि इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन कब दिया गया है, कब दिया गया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है रेंट फ्री अकोमोडेशन कब दिया गया है, ही रिजाइड्स इन रेंटेड अकोमोडेशन इन चेन्नई, ठीक है, जिसके लिए तो आपको एचआरए मिल रहा है। However, the employer company acquires this property from the landlord on 31st January 21 and the same house is allotted as a rent-free unfurnished house to X without charging him any rent. HRA is discontinued on the same day. तो HRA खत्म कर दिया गया और आपको 31 जनवरी को वो अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको एज अ परक्विजिट दे दिया गया। तो 2 महीने के लिए आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो 2 महीने के लिए करनी होगी। तो भैया सैलरी हमें जो निकालनी होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। याद आ रहा है, बेसिक पे आपको लेना है 45,000 इंटू 2 महीने के लिए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट लेंगे 8,000 इंटू 2 का 60%, और कमीशन लेंगे 5,000 इंटू 2 10,000, क्योंकि कमीशन ऑल टाइप्स आता है यहाँ पे। टिफिन अलाउंस लेंगे जो कि सिर्फ 1 महीने का दिया हुआ है, ध्यान से देखो, टिफिन अलाउंस सिर्फ 1 महीने का दिया हुआ है 6,000 रुपये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बट ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2021, यानी इससे पहले नहीं मिला, ठीक है जी। बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। टोटल आ गया 1,15,600, उसका 15% कर दिया 17,340। तो ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू आ गई है 17,340। ये लो, डन। और कुछ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स विशेज टू हैव एन आइडिया ऑफ द टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम बतानी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी सैलरी सॉल्व करनी है। तो सैलरी सॉल्व करने के लिए नीचे स्पेस दे रखी है। सो बेसिक पे आपको पता है 45,000 इंटू 12 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। डीए आएगा 8,000 इंटू 12, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग नहीं देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें ग्रॉस निकालना होता है, तो यहाँ पर हमें पूरा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें ना फॉर्मिंग देखना है ना नॉट फॉर्मिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,000 इंटू 12 60,000 रुपये आ जाएगा। HRA 29,800 जो टैक्सेबल हम लोगों ने वर्किंग कर ली है वही डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। रेंट फ्री अकोमोडेशन की भी वर्किंग हमने कर ली थी, यहाँ पे आ जाएगी। टिफिन अलाउंस सिर्फ 1 ही महीने का था, वो आ जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था ये 12% ऑफ सैलरी से कम
है, तो वैसे भी मैंने कैलकुलेट करके भी देखा तो तब भी नीली आ रहा था। और इसके अलावा इंटरेस्ट भी 12.5% 9.5% तक का ही है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन करी नहीं, कोई करने की ज़रूरत नहीं। पेंशन दिया हुआ है, किसी और एम्प्लॉयर से आपको पेंशन मिल रही है 5,000 रुपये महीना, यानी 60,000 रुपये। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 8,09,140। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें पता है 50,000 रुपये की फिक्स डिडक्शन मिलती है, तो ये माइनस करके आ रहा है 7,59,140। ये आपकी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी है दोस्तों। इसके बाद आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 10,000 की 2 डॉटर्स, तो आपको प्रीमियम पे किया तो टोटल 20,000 रुपये पे किया। NSC आपने परचेज किया 50,000 का, और NPF में पैसे डाले कितने 5,000 इंटू 12, तो 60,000 रुपये, तो 1,30,000 की डिडक्शन मिल गई। तो ये हमारा 1,30,000, ये सारी चीज़ें मेरे को अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। सैलरी इनकम पता है, अदर सोर्सेज में 90,000 इनकम दी हुई है, GTI आ जाएगा, डिडक्शन माइनस करेंगे और मेरी नेट इनकम आ जाएगी। ओके सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो। ठीक है जी, टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर। नेट इनकम दी है 7,19,140, जो हमने टोटल करके अभी निकाला भी था यहाँ पर 7,19,140। ये आने के बाद आपने इसका टैक्स निकाला, आपको पता है क्योंकि इसकी एज जो है वो 60 से बिलो है, तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, ये वाला स्लैब होता है ना। तो 2.5 लाख तक 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, यानी 12,500, और बैलेंस जो बच गया 2,19,140, उस पर 20%, 43,828। तो ये टोटल टैक्स आ रहा है 56,328, और इसके ऊपर सेस 4% का लगता है, आप लोग जानते हैं, तो 2253 इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। और राउंड ऑफ करके टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि 288B, सेक्शन 288B के तहत आप टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर सकते हो टू द नियरेस्ट 10 रुपी, सो 58,580 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? चलो, नहीं आती है पूछ सकते हो आप लोग, मैंने बच्चों के जवाब दिए हैं, तो कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं, पूछ सकता है। ठीक है जी, पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, कमेंट्स में भी पूछ सकता है, मैं जवाब दे रहा हूँ साइमल्टेनियसली। और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस सेक्शन डी का है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस सेक्शन डी के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 10th पॉइंट में, वो तो जो पहले तो AMT के बारे में बता दिया ना, AMT के बारे में बता दिया, चलो हमें नहीं पढ़ना, हमें आता है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, लिखता है मिस्टर ए हुज एज इज 35 years हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 2021। इनकम फ्रॉम बिजनेस 15 लाख, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट 12,000, इंटरेस्ट ऑन PPF 36,000 और इन्वेस्टमेंट इन PPF 1.5 लाख। ओके, you are required to compute the tax liability and advise him whether he should opt for alternative tax regime under section 115 BAC। याद आ रहा है 115 BAC एक सेक्शन जो रिसेंटली अमेंड होके आया, और जिसके अंदर ये बताया गया कि आपको कुछ बेनिफिट्स छोड़ने होंगे, आपको नुकसान होंगे कुछ। हाँ, आपके लिए टैक्स लाइबिलिटी जो होगी वो कैलकुलेट कैसे होगी, वो स्लैब जो है वो अलग है। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 2.5 लाख पे 10, अगले 2.5 लाख पे 15, अगले 2.5 लाख पे 20, अगले 2.5 लाख पे 25, अगले 2.5 लाख पे बैलेंस पे 30। ऐसा था ना ये जो स्लैब, कुछ याद आ रहा है? तो वो जो स्लैब था उसको फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आपको कुछ खोना पड़ेगा, और वो खोना क्या था? बहुत सारी एग्जेम्पशंस, बहुत सारी बेनिफिट्स। अब हमें चेक करना है दोस्तों इस क्वेश्चन के जरिए कि क्या हमें ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहिए या फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल जैसे हम टैक्स निकालते हैं तो कैसे करें। तो मैंने सॉल्व किया इसको। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मिस्टर एज कंप्यूटिंग इनकम निकालनी है अंडर रेगुलर टैक्स रिजीम। तो सिंपल है, आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 15 लाख रुपए दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 12,000 रुपए दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग वाला। ठीक है, तो 15 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन PPF बेटा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11), याद रखें 10(11) में इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जेम्प्ट होता है, देयर इज नो टैक्स। तो 15,12,000 ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C PPF में डाला आपने कितना पैसा? 1.5 लाख। 1.5 लाख तक अलाउड होता है, 1.5 लाख रुपए डाला। 80 TTA में, क्योंकि 10,000 रुपए की आपको 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, तो 1.5 वो और 10 ये, 160 की डिडक्शन मिल जाएगी। 13,52,000 विल बी योर टोटल इनकम। ये करेक्ट आंसर। ओके सर, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको अगर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉलो करना हो तो उसकी इनकम क्या होगी। और भाई ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80C, 80D, 80G बहुत सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो डिडक्शंस छोड़ दो,
क्या डिडक्शन छोड़ दो? वो जो आपको यहाँ पे 1.5 लाख और 10,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा था ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा GTI आ गई 15-12, यही आपकी नेट इनकम होगी, इसी पर आपको बेसिकली टैक्स देना। तो अब आपके हिसाब से आंसर अमाउंट के हिसाब से तो 15-12 ऑब्वियसली ज़्यादा है 13-52 से, तो इसीलिए आपके दिमाग में आएगा सर 13,52,000 तो लेस है, तो ऑब्वियसली असेसी यही कहेगा ना जो कम इनकम आ रहा है जहां पर, नहीं, टैक्स कम होना चाहिए, इनकम कम होने या ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ जरा अगला देखते हैं, क्वेश्चन कहता है टैक्स निकालो, टैक्स निकालो रेगुलर टैक्स रिजीम से। तो रेगुलर टैक्स रिजीम से इनकम क्या निकाली थी 1352, मैंने इस पर टैक्स निकाला वही वाले तरीके से, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%, तो आपका आता है 2,18,100 रुपये। ठीक है, और उसके ऊपर 4% मैंने सेस ऐड कर दिया और मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ रही 226,820। ठीक है, आप कर सकते हो 226,820। और अब मेरे को अगला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में आपका क्या आंसर आ रहा है, तो मैंने वो भी निकाल के देखा, तो टोटल इनकम मेरी 15,12,000 रुपये थी, बट मेरे को स्लैब जो लेना होता है वो क्या लेना होता है, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 बन जाएगा, अगले 2.5 लाख पे 10%, 25,000 बन जाएगा, अगले 2.5 लाख पे 15%, 37,500 बन जाएगा, अगले 2.5 लाख के ऊपर 20%, 50,000 बन जाएगा, अगले 2.5 लाख के ऊपर 25%, 62,500 बन जाएगा, और बैलेंस पे 30%। तो ये आपका आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 1,91,100, और इसके ऊपर मैंने सेस भी ऐड कर दिया 4% का 7,644, मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 1,98,740 राउंड ऑफ करने के बाद। क्वेश्चन ने मांगा आपसे एडवाइस, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली मेरा टैक्स ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में कम आ रहा है, तो एसएससी ऑप्शन लेगा जहां पे टैक्स उसका कम आ रहा है। तो इफ वी ऑप्ट फॉर 115BAC, आवर टैक्स लाइबिलिटी विल बी लेस इन कंपैरिजन टू टैक्स लाइबिलिटी अंडर रेगुलर स्कीम, so therefore it is advisable to opt for section 115BAC. that's it, simple। सर ये है आपका मॉक टेस्ट पेपर 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट। मैं फिर से बोल दूं, डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से पीडीएफ को क्या करना है, डाउनलोड करना है, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा यही आंसर। थैंक यू बच्चों, और मॉक टेस्ट पेपर 3 की मैं भी वेट कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया है, बट जैसे ही आएगा उसके सॉल्यूशंस भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे वीडियो पे डालूंगा। ठीक है, बाय बाय।